तो आज लास्ट क्लास है एंटेनास वाले टॉपिक पे। फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ऐसे ही जनरल डिस्कशन और क्लास फीडबैक और थोड़ा-सा मे बी कंप्यूटेशनल मेथड्स पे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि मेरा रिसर्च का मेन एरिया है। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा इन जनरल फ्यूचर डायरेक्शंस को लेके, रिसर्च रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, अ, वो सब देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि दिनेश भी जॉइन कर जाए हमारे क्लास को। तो आपके जो सीनियर है दिनेश गावड़े, अ, जो टिंडल में हैं, वो भी रहेंगे मोस्ट लाइकली। तो उनसे आप एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाओगे, कैसे-कैसे उनने ग्रेजुएशन के बाद क्या-क्या किया और वो टिंडल कैसे पहुँचे। तो इन जनरल क्यू-एन-ए वगैरह हम लोग एक क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो बस आज बस हम लोग टॉपिक फिनिश करते हैं, अपर्चर रेडिएटर्स डिस्कस करेंगे हम लोग आज। अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ था वो यूजुअली हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हम लोग किए थे। आज हम लोग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन से एंटेनास कैसे बनते हैं वो थोड़ा-सा देखेंगे। एक एग्ज़ाम्पल भी है आज के क्लास के एंड की तरफ। टाइम रहा तो देखेंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम्पल के सॉल्यूशन स्लाइड्स में हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो वो। तो आज हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आज अपर्चर रेडिएटर्स पे। पिछले क्लासेस में हमने ट्रैवलिंग वेव, हेलिकल, यागी-उड़ा और ब्रॉडबैंड में हमने स्पाइरल, जो कि सर्कुलरली पोलराइज़्ड था, और लॉग पीरियोडिक, जो कि लीनियरली पोलराइज़्ड था। ये एंटेनास देखे थे। तो हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेनास देख लिए, और इससे पहले हमने हर्ट्ज़ियन डाइपोल, अ, मैग्नेटिक डाइपोल और एंटेना एरेज़ भी देखा। तो काफ़ी तरह के हमने डिवाइसेस देख लिए। अपर्चर रेडिएटर्स में एसेंशियली हॉर्न एंटेना जैसी चीज़ें आ जाएँगी, जो काफ़ी ही स्टैंडर्ड एंटेना का टाइप है, मेज़रमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। तो आज हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पिछले जो भी डिस्कशंस थे, उसमें क्या था, हमारे पास ना पता होता था कि हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल निकालते थे, जो कि हमारा ए था। ऐसा हमारे पास जैसे कि जे पता होता था, और जे बेसिकली क्यू, रो, ऐसा आई, इसमें से कुछ भी पता है तो हमें करंट डेंसिटी ऐसा पता चल जाता था। और फिर हम लोग उससे रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल ए निकाल लेते थे। फिर ए निकालने के बाद हम लोग एच निकाल लेते थे, एच से फिर हम लोग ई निकाल लेते थे। तो यही स्टेप्स हम लोग फॉलो किए हैं, और ये ट्रू है हर केस में। एक्सेप्ट जहाँ पे आपको जे का इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाएँ। अब जैसे कि हॉर्न एंटेना हो गया, स्लॉट एंटेना हो गया, ऐसा रिफ्लेक्टर हो गया या लेंस हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास ना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, हमारे पास फ़ील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस अपर्चर पे क्या, इन अपर्चर्स पे फ़ील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ही ई का इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके सोर्स पे है। सोर्स पे आपको ई का इन्फॉर्मेशन है, और आपको इस सोर्स पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के इन्फॉर्मेशन से आपको किसी फार फ़ील्ड में रेडिएटेड फ़ील्ड निकालने हैं। तो फ़ील्ड से फ़ील्ड निकालना है। तो इस केस में ये वाला मेथड अ, वर्क नहीं करता, क्योंकि हमें सोर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो उस केस में पहले तो इन इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग अपर्चर रेडिएटर बोलते हैं, या अपर्चर एंटेना बोलते हैं, क्योंकि अपर्चर क्या होता है, किसी तरह का ओपनिंग स्ट्रक्चर, अ, जहाँ जहाँ जो हमारा रेडिएटर होगा। इससे पहले कि आप जो भी एंटेनास देख रहे थे ना, उसमें अपर्चर नहीं था। अ, मतलब ऐसा कुछ डिस्क था, या फिर डाइपोल्स थे, या ऐसा जो स्पाइरल दिखा था, या हेलिकल ऐसा स्प्रिंग जैसा कुछ था। ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिसपे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था।
इन स्ट्रक्चर्स पे भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट वो चेंजिंग होता है और उससे हम लोग फ़ील्ड निकालना कठिन होता है। उससे ईज़ियर होता है कि हम लोग ये फ़ील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, जो भी जहाँ से भी रेडिएशन स्टार्ट होने वाला है, उस जगह पे हम लोग को फ़ील्ड का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और उस फ़ील्ड का इन्फॉर्मेशन से हम लोग फार फ़ील्ड में रेडिएटेड फ़ील्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो गए, जिसको अपर्चर एंटेनास बोलते हैं। और इनको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। बहुत और इसमें जैसे पिछले वाले तरीके में क्या था, ये स्टेप्स थे हमारे ना, पहला पहला स्टेप था अ पोटेंशियल निकालना, सेकंड स्टेप था मैग्नेटिक फील्ड निकालना, थर्ड स्टेप था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उसके बाद फिर हम लोग वो सारा डिस्कशन करते थे, नियर फील्ड, फार फील्ड, एफ थीटा निकाल लिया, उससे फिर डायरेक्टिविटी, गेन और ऐसे बाकी पैरामीटर्स निकालते थे हम लोग। इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग बहुत सिंपल स्टेप यूज़ करेंगे, जो है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इस टाइप ऑफ एंटेनास के लिए मेन कॉन्सेप्ट है। हम लोग डीप में नहीं जाएँगे कि कैसे आया ये सारा डेवलपमेंट की फूरियर ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करना है। अभी इस लेवल पे हमारे लिए ये कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि अगर हमारे पास एक अपर्चर है, तो हमें अगर उसे फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना है, और वो हमें करना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। और इस चीज़ का नॉलेज बहुत ही यूज़फुल रहा है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म से ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं। हम लोग एक सिंथेसिस प्रॉब्लम या बैकवर्ड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अपर्चर एंटेनास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपर्चर रेडिएटर्स, और इसके एग्ज़ाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जैसे अगर आपको जैसे ही आपको किसी प्रॉब्लम में स्लॉट दिख जाए, हॉर्न दिख जाए, आई डोंट थिंक रिफ्लेक्टर या लेंस आप इस पॉइंट पे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्लॉट और हॉर्न पूछे जा सकते हैं, और सबसे सिंपल केस एक्चुअली एक वेवगाइड होगा, हॉर्न भी नहीं, जिसमें आपको बस अपर्चर दे दिया गया है। तो यूजुअली प्रॉब्लम्स रेक्टेंगुलर या सर्कुलर अपर्चर के आ सकते हैं, अगर आएँगे तो। तो आपको और फिर बोल देंगे कि अगर ऐसा अपर्चर दिखता है, तो फ़ील्ड्स कैसे होंगे? तो इंटीग्रेशन करना होगा इस चीज़ में। तो इंटीग्रेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिए जाएँगे, ऐसे स्क्वायर या सर्कल ही दिया जाएगा ताकि आप इंटीग्रेट कर पाओ। इस आपको इस सरफेस पे इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। तो अपर्चर किसी भी ओपनिंग को बोलते हैं, और अगर ओपनिंग एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्लॉट में ओपनिंग है, हॉर्न में ओपनिंग है, रिफ्लेक्टर में ये ओपनिंग है, और लेंस में भी इस टाइप का आपको जो भी सरफेस मिल रहा है, वो आपका अपर्चर एंटेना में क्लासिफाई होगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर अपर्चर एंटेना को सॉल्व करना रहा, तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। अभी एकदम जनरलाइज़्ड केस अगर लेते हैं, मतलब मान लो आपके पास कोई अ, सरफेस था, ये आपका सरफेस है, और इस सरफेस के मान लो इस जो भी स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोपेगेट कर रहे थे। उस स्ट्रक्चर में आपने ये ओपनिंग बना दिया, जिसके अंदर ये ग्रे शेडेड एरिया है, ये आपका ओपनिंग बन गया मान लो। तो तो अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रेड बॉक्स था आपका, जिसके अंदर कोई भी फ़ील्ड प्रोपेगेट करता हुआ आ रहा था, इसके अंदर मान लो इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फ़ील्ड था। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड था, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड था इस चीज़ के अंदर, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ़ील्ड अगर प्रोपेगेट कर रहा था इस स्ट्रक्चर के अंदर, और आपने एक छेद बना दिया इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से वेव रेडिएट करना शुरू करेगा। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स जो प्रोपेगेट करते हुए आ रहे होंगे, वो इस ओपनिंग से बाहर निकलेंगे। तो ये भी एक तरह का एंटेना बन गया, मतलब इस ओपनिंग से अगर अब फ़ील्ड बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ दूर तक रेडिएट करेंगे, कुछ पैटर्न बनाएँगे, तो ये हमारा अपर्चर रेडिएटर बन गया। आपके पास एक वेवगाइड था या कोई एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर फ़ील्ड प्रोपेगेट कर रहे थे। आपने उसमें एक स्लॉट बना दिया, एक छेद बना दिया, और वहाँ से अब फ़ील्ड्स रेडिएट करना शुरू कर दिए, बाहर निकल रहे हैं। अब आपको आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर फ़ील्ड आपने ऐसा ज्योमेट्री बनाया था कि आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर फ़ील्ड्स कैसे हो रहे थे। उस फ़ील्ड्स के बेसिस पे आपको एक फार फ़ील्ड डिस्टेंस में, एक मान लो ये r डिस्टेंस पे या r नॉट डिस्टेंस पे, आपको फाइनल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बताना है यहाँ पे। इस पॉइंट पे P जो आपका इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है वो बताना है। अगर आपको इस ओपनिंग जो A एरिया पे था, EA अगर आपको पता है, इस ओपनिंग पे आपको फ़ील्ड पता है, तो एक फार डिस्टेंस पे P पॉइंट पे EP फ़ील्ड बताना है आपको।
तो ये जो प्रॉब्लम बना, इस प्रॉब्लम को हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म्स यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि आपको अगर ईए पता है, तो ईए से ईपी निकालने के लिए आप फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हो। और सिमिलरली इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर आपको फार फील्ड में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप इस ओपनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बताना है, तो अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्म उस पे लगाओगे तो आपको रिवर्स भी मिल जाएगा। तो ये दोनों एक फूरियर पेयर बनते हैं। आपको अगर ओपनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईए पता है, तो आप फार फील्ड में ईबी बता सकते हो। तो आपको फार फील्ड में ईबी पता है, तो आप ओपनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईए बता सकते हो। तो ये पहला वाला केस इज़ फॉरवर्ड प्रॉब्लम और रिवर्स वाला केस इज़ अ, बैकवर्ड्स प्रॉब्लम या सिंथेसिस प्रॉब्लम। अब इसको सिंथेसिस प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपको एक तरह का रेडिएशन पैटर्न चाहिए, आपको एक तरह का फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, आपको किसी एक फार डिस्टेंस पे और आपको ये तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक एंटेना डिज़ाइन करना है। अब इस एंटेना को डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लेआउट करोगे कि आपको कैसा फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब उस फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप एक फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म बना दोगे, तो आपको अपर्चर जो भी है, उस अपर्चर पे आपका फ़ील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो अपर्चर पे फ़ील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो उस फ़ील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आप एक एंटेना बनाने की कोशिश करोगे, जो कि वैसा डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप पे क्रिएट कर रहा हो। तो इसलिए इसको सिंथेसिस प्रॉब्लम बोलते हैं कि आप एक एंटेना सिंथेसाइज़ अगर करना चाहो, किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो सिंथेसिस प्रॉब्लम बन जाता है। और फॉरवर्ड प्रॉब्लम में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर था जो रेडिएट कर रहा है और आपको अब फ़ील्ड निकालना है कि एक डिस्टेंस पे कितना फ़ील्ड होगा। ठीक है? तो इसमें से किसी को कुछ कन्फ्यूज़न डाउट कि हम जो अपर्चर रेडिएटर्स क्या होते हैं और हम लोग कैसे फ़ील्ड्स निकालेंगे? इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा मैथ देखना पड़ेगा कि फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म वगैरह कैसे करके रिज़ल्ट्स आते हैं। बट स सब अभी तक जो भी हमने किया डिस्कस किया उसमें ऐसे कि अगर कोई स्ट्रक्चर है जिस पे फ़ील्ड का कोई डिस्ट्रीब्यूशन था, उस स्ट्रक्चर से में अगर कोई स्लॉट या अपर्चर बन गया है, जिससे फ़ील्ड्स रेडिएट हो रहे हैं, तो वो अपर्चर रेडिएटर बन जाता है और फार फ़ील्ड में अ, आपको अगर फ़ील्ड निकालना है, तो आप फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म लगाते हो, उसके अपर्चर पे जो फ़ील्ड्स एक्ज़िस्ट करते थे। अपर्चर पे जो फ़ील्ड थे, उस पे फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म लगाएँगे, तो फार फ़ील्ड का फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है? तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन है। इसमें से डाउट तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं थोड़ा-सा मैथ्स थोड़ा इन्वॉल्व्ड है बट ऑनेस्टली आपको इतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं इसके जो मैथ्स में क्या हो रहा है, आप बस स्टेप्स देख लो। इट्स हाइली अनलाइकली कि एग्ज़ाम्स में इतना इन्वॉल्व्ड मैथ पूछा जाए बट नॉलेज होना अच्छी बात है। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के आप लोग गेस कर ही सकते हो कि ये वाले पार्ट से क्वेश्चन्स आते हैं कि नहीं। तो अभी सबसे पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास नोन इन्फॉर्मेशंस लिख देखेंगे, तो हमें पता है कि अपर्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अपर्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ईए है, जो कि हमें नोन है और हम लोग मान ले रहे हैं कि बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे कि इस अपर्चर पे ये फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लीनियरली पोलराइज्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो उसका मैग्नीट्यूड ये ईए लिख दिया और उसका डायरेक्शन एएक्स लिख दिया। तो हमने खुद से ही अपर्चर पे फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपल सा फ़ील्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया कि लीनियरली पोलराइज्ड एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट करता है। तो अगर अपर्चर ऐसा दिखता है, तो उसपे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे ये एक्स डायरेक्शन में एक्सिस्ट करते हैं। तो लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे उस चीज़ पे नोन है। प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में दिख रहा है कि अपर्चर पे ये फ़ील्ड है आर नॉट डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ़ील्ड निकालना है। हमें साइंटिस्ट ने बताया कि फूरियर ट्रांसफॉर्म से निकलता है और उन्होंने ये इक्वेशन हमें दे दिया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन क्या कहता है कि ईपी जो फ़ील्ड है पी पॉइंट पे दैट इज़ J by lambda R naught. R naught is the distance from the
सेंटर और इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल करेंगे अपर्चर के ऊपर, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर सरफेस इंटीग्रल करना है। इसीलिए हम बता रहे थे कि एग्ज़ाम में यूजुअली सर्कुलर या स्क्वायर या जो भी आप इंटीग्रेट कर पाओ ऐसे स्ट्रक्चर्स ही आएँगे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर्व्स नहीं आने वाले। तो इस जो भी जैसा भी ओपनिंग बना है, उस ओपनिंग पे आप इंटीग्रेट करोगे। क्या इंटीग्रेट करोगे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको नोन है, यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसको आप इंटीग्रेट करोगे और ये फूरियर वाले टर्म्स आ गए ई पावर जे बीटा आर और ये इंटीग्रल के लिए जो इंटीग्रांड्स हैं वो डी एक्स डैश और डी वाई डैश। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको नोन है उसका आप फूरियर इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये आगे में कुछ कांस्टेंट्स लगे हुए हैं, आपको इसे अपर्चर पे इंटीग्रेट करना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पी पॉइंट पे। यही क्रक्स है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इस इंटीग्रेशन को करोगे तो आपको आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा-सा कठिन है। इसमें वही सारे प्रॉब्लम्स आएँगे जैसे कि आपका ये जो आर है ये वेरी हो रहा है, इस अपर्चर से किसी कोई भी पॉइंट लेके आप इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो, तो उस अपर्चर में ये जो आर पॉइंट है, ये जो आर है, ये हर डिस्टेंस से वेरी कर रहा होगा। ऑल्दो और आपको ये भी याद होगा कि हमारे हर प्रॉब्लम में हम लोग जब देखते हैं मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं होता है ये, आर, आर नॉट लगभग बराबर ही होता है। बट इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जब आप फेजेस का डिफरेंस निकालोगे, तो फेज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। तो ये आर और आर नॉट को थोड़ा-सा कायदे से अप्रॉक्सिमेशन करना पड़ता है हमें। तो अगेन वही आर को आर नॉट के टर्म में लिखेंगे, थीटा फाई वगैरह के टर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सब इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे। तो आर को सिम्प्लीफाई करके हम लोग किसी एक इस फॉर्म में ले आते हैं। ये सिम्प्लीफाइड आर है और फिर इस चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करके ये आएगा ऐसा एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे 1160 पे। तो ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और ये हमने अ, हमारा पैटर्न फंक्शन के टर्म में लिख दिया है। पैटर्न फंक्शन के अंदर वो इंटीग्रेशन को ले आए। तो हमने क्या किया कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक पैटर्न फंक्शन के टर्म में लिखा। पैटर्न फंक्शन अभी भी हमारा इंटीग्रेशन ही है। तो ये बेसिकली इसी रिलेशन से हमें दिखता है कि अगर हम लोग ये फूरियर पेयर यहाँ पे विज़िबल होता है। तो अगर हमें पैटर्न फंक्शन पता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं अगर इसको रिवर्स इंटीग्रेशन अगर पलट दें और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम लोग पैटर्न फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो अब हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है अगर हमें पैटर्न फंक्शन पता है। और पैटर्न फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे पता है। ईए के टर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें अपर्चर एक्चुअली नहीं पता है। अपर्चर हमने कोई भी जेनेरिक अपर्चर लिया और यहाँ पे अपर लिख दिया ना, ये इंटीग्रेशन करेंगे किस लिमिट्स में। तो हम लोग चलो एक अपर्चर भी डिफाइन करते हैं। अब अपर्चर अगर हमारा अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर अपर्चर लेते हैं, अभी क्या है ये जेनेरिक सा अपर्चर था ना, अगर हम इसको एक रेक्टेंगुलर अपर्चर ले लें ए और बी साइड्स वाले, तो ये जो पैटर्न फंक्शन है ये सिंपलीफाई हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये और ये इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इसको एक जो पोलराइज़ेशन है, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे लिमिट्स के टर्म में। तो ए टू ए इंटीग्रेट करेंगे माइनस ए बाई 2 टू ए बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा-सा बनाते हैं यहाँ पे। तो माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का 0, 0 था तो और ये माइनस बी बाई 2 से बी बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे। तो ये लिमिट्स भी स्प्लिट हो जाएँगे और ये फंक्शन भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न फंक्शन ऐसा आपका स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे। पैटर्न फंक्शन को हम लोग अलग-अलग लिमिट्स में कर सकते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बस। मतलब अगर ऐसे लीनियरली पोलराइज़्ड एक्सिस्ट करते हैं या ऐसे पोलराइज़्ड एक्सिस्ट करते हैं,
अब इसमें अगर कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा होगा तो नहीं कर पाएँगे, बट ऐसा होता भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग 2 फंक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में -a/2 और a/2 का लिमिट्स है, और जो भी फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बन रहा है, और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बन रहा है, और वाई के लिमिट्स। तो ये हमारा हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सेपरेट कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में, और एक्स और वाई के अलग-अलग इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए और लिमिट्स लगा दिए। तो ये एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड पे इस तरह का पैटर्न फंक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक? तो अभी ये हमारा पैटर्न फंक्शन का लेटेस्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब इस चीज़ में अगर हम लोग अलग-अलग प्लेन में सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल प्लेन्स में देख लेंगे हम लोग। एक्स-ज़ेड प्लेन में फाई 0 होता है, तो फाई 0 होता है तो ये कॉस फाई आपका 1 हो जाएगा, साइन फाई आपका 0 हो जाएगा। ये अगर साइन फाई 0 हो जाएगा तो e का पावर पूरा चीज़ इज़ 0, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका बाहर आ जाएगा इधर। इसको आप इज़िली इंटीग्रेट कर सकते हो -a/2 टू a/2, और ये पूरा इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट के टर्म में बन जाएगा। और ये दूसरा वाला पार्ट आपका इस तरह से लिखा आ जाएगा। तो ये आपका एक्स-ज़ेड प्लेन में हो गया, और सिमिलरली वाई-ज़ेड प्लेन में पाई पाई/2 होता है। पाई पाई/2 होता है तो इस केस में पहला वाला इंटीग्रेशन ये 0 हो जाएगा, sin फाई 1 हो जाएगा, और आपका ये पहला इंटीग्रेशन अब अ, ऐसा बन जाएगा लिमिट्स में, और सेकंड वाले इंटीग्रेशन में साइन का टर्म रहेगा। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन आपका C2 बन जाएगा, और f(y)z आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये बस सिम्प्लिफिकेशंस हैं। आपको अगर नीड पड़ेगा तो आप पेन पेपर पे लिख के देख सकते हो। तो हम लोग बस पैटर्न फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए सिम्प्लीफाई कर रहे थे। तो अभी तक स्टेप्स क्या थे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, उसके बाद P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अ अपर्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, R को सिम्प्लीफाई किया, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पैटर्न फंक्शन के टर्म में लिखा। पैटर्न फंक्शन को हम लोग और फिर पैटर्न फंक्शन को हमने एक अपर्चर फील्ड के टर्म में लिखा, और अपर्चर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्प्लिट कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली। उसके बाद हमने एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन में अलग-अलग स्टेप्स लिखे हैं। तो एक बार यहाँ पे पॉज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा स्टेप्स हो गया, मैथ्स हो गया। इसमें से आपको अगर कहीं पे फँस रहे हो तो बताओ। लेकिन मैथ्स में स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको जब नीड पड़ेगा तभी आपको इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये मैथ, जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं सॉल्व करने के हिसाब से, बट आपको स्टेप्स पे ध्यान रखना है कि हम किसके बाद क्या आ रहा है। तो डिफाइन करेंगे अपर्चर, पहला स्टेप था डिफाइन द अपर्चर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड स्टेप में हमने फाइंड फार फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रॉक्सीमेट आर आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में सिंप्लीफाई फार फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। फिफ्थ स्टेप आपका डिफाइन पैटर्न फंक्शन। सिक्स्थ स्टेप आपका स्प्लिट aperture electric field in x and y, and this is for rectangular aperture। तो 6 स्टेप्स हैं, आप लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर अपर्चर के लिए चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। 6 स्टेप पे हम लोग रेक्टेंगुलर अपर्चर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। फिर 7 स्टेप में
एक्स XZ प्लेन और 8 स्टेप में YZ प्लेन पे हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है? तो अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट रुक ही जाता ताकि आप ये पढ़ पाओ। तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम अभी तक हमने एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हम लोग एक केस ले लिया इसको, और पैटर्न फंक्शन को जितना हद तक हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई कर दिया। डिस्कशन स्टार्ट हुआ था एक वर्चर क्रिएट करने से, जिसपे हम लोग फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ माने थे, और फिर हम लोग उस फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन से हमने एक फार फील्ड में पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश किया फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर के। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपर्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फार फील्ड मिला था। सब इंटीग्रेशन वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे जैसा। और फिर इस इंटीग्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। आर को पहले सिंप्लीफाई किया, फिर पैटर्न फंक्शन का टर्म में लिख दिया, और सारा जो इंटीग्रेशन का जो तामझाम है वो सब इधर पैटर्न फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब इस पैटर्न फंक्शन के अंदर हमने दो केसेस ले लिए, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन्स के लिए, और अब उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये पैटर्न फंक्शन आ गया है, अब आपके पास अगर एग्जैक्ट वैल्यूज होते हैं फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का और अपर्चर का साइज का, तो आप इंटीग्रेशन करके फील्ड्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या करना होता है, वही सारा स्टेप्स की हमें डायरेक्टिविटी चाहिए, हमें रेडिएट पावर चाहिए, रेडिएशन इंटेंसिटी चाहिए, ऐसी वाली चीज़ें। तो पुराने डिस्कशन हमें पता है कि डायरेक्टिविटी को आप रेडिएशन इंटेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो। तो पहले हम लोग रेडिएशन इंटेंसिटी निकालेंगे। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, 1/2 ईटा नॉट आर नॉट स्क्वायर ई पी मैक्स। तो पी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले स्टेप में लिखा था वैसा लिख देंगे। रेडिएटेड पावर भी वही है, आपका अपर्चर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको रेडिएटेड पावर भी मिलेगा। तो ये सारे वही बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और ये फॉर्मूला से मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये आपके पास अगर यहाँ पे ये फील्ड था, तो आप टोटल रेटेड पावर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्क्वायर करके 2 ईटा नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। रेडिएशन इंटेंसिटी भी वैसा ही है, आर नॉट। ये आपका फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपर्चर के टर्म में मिला हुआ है। डायरेक्टिविटी निकालने के लिए आपको 4 पाई यू मैक्स बाय पी आर करते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन का पता है, यू मैक्स निकाल लिया, पी आर निकाल लिया, उसको फिर डिवाइड कर दिए, तो ये और ये के टर्म में आ गया। तो अब और आप इस यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, अपर्चर आपके पास जो एक ही नोन चीज है वो था अपर्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके टर्म में ही लिखा हुआ है, बाकी सब मतलब ये सब आप कुछ नोन है। तो डायरेक्टिविटी इस तरह से निकल जाएगा, रेडिएशन इंटेंसिटी और आपका रेडिएटेड पावर के टर्म्स में। तो डायरेक्टिविटी मिल गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर पूरे चीज पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका बराबर है, अगर आपने एक रेक्टेंगुलर अगर ले लेते हैं अपर्चर, और उस पे थ्रू आउट सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अगर
यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का, तो इस केस में आपका जो इफ़ेक्टिव एरिया हो जाएगा, वो इसका अपर्चर का ही एरिया होगा। तो अगर ए टाइम्स बी है या फिर दोनों चलो स्क्वायर है और दोनों डायमेंशंस ए है, तो आपका इफ़ेक्टिव एरिया ए स्क्वायर आएगा ना? तो अगर आप वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो एक सेकंड ना। हाँ, तो इस केस में आप अगर आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये इन दोनों इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपको ये जो रेशियो मिलेगा ये आपको सॉल्व करके मिलेगा। ये जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या बन गया है, ये डी इक्वल्स टू 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका इफेक्टिव एरिया के बराबर है। और आपका जो हमने पहले भी एक बार डिराइव किया था ना कि ये डायरेक्टिव गेन इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर ए ई, तो ये आपका इस चीज के साथ वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले आओगे तो आपका ये इंटीग्रल आपको ए स्क्वायर देगा, और जो कि आपका इक्वल होता है आपका डायरेक्टिव गेन वाले एक्सप्रेशन के साथ, कि जो ये रिलेशन कांस्टेंट होता है ना हर एंटेना के लिए, हमने देखा था डायरेक्टिव गेन इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू इफेक्टिव एरिया। और इफेक्टिव एरिया आपका अपर्चर के बराबर होता है अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो। तो ये अपने आप ही ऐसे भी वैलिडेट हो जाता है। तो तो डायरेक्टिव गेन निकालने के लिए ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको। रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएटेड पावर, उनका रेशियो, और फिर आप अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लो तो आपको डायरेक्टिव गेन आपका इफेक्टिव एरिया के टर्म्स में भी दिखेगा। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी हम लोग बस एक अपर्चर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है, उससे चीज़ें निकाल रहे हैं, बस एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। तो ईए डिस्ट्रीब्यूशन था, उससे ईपी फील्ड निकाल रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके। पैटर्न फंक्शन के अंदर सारा इंटीग्रेशन डाल दिया, पैटर्न फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रेशन था उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया। अब डायरेक्टिविटी अगर निकालना है, तो अगेन रेडिएशन इंटेंसिटी यूमैक्स निकालेंगे। अब यूमैक्स के लिए ईपी का स्क्वायर चाहिए, जो फार फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर चाहिए यहाँ पे हमें। ईपी का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे हमें, तो ईपी का स्क्वायर हमें ई के टर्म्स में मिल जाएगा। और रेटेड पावर के लिए अगेन ई का स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे। इन दोनों से हम लोग डायरेक्टिविटी निकाल लेंगे। डायरेक्ट अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेश ये दोनों इंटीग्रल इवैल्यूएट होके ए स्क्वायर देंगे, जो आपका इफेक्टिव एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये सारा स्टेप्स है। आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो, उसके बाद आपको अगर डाउट होगा तो फिर आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल भी है। अगर एग्जांपल पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल को, फिर हम लोग क्लास एंड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, इससे पहले कि हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करें। पिछले स्लाइड पे चल जाते हैं। ओके। गेसिंग बहुत कुछ फॉलो नहीं हो रहा होगा आपसे अभी, क्योंकि अचानक से बहुत सारा मैथ्स आ गया। बट ध्यान रखना है कि सारे स्टेप्स वैसे-वैसे ही होते हैं। पूरा एंटेना का कोर्स में हमने देखा है कि पहले यहाँ का फ़ील्ड निकालो, फिर वहाँ का फ़ील्ड निकालो, फिर ये डायरेक्टिविटी निकालो, रेडिएशन इंटेंसिटी निकालो, सब में बहुत सारा मैथ करना पड़ता है। बट सारे फ़ॉर्मूले रिलेटिवली सेम ही रहते हैं थ्रू आउट। तो आपको बस याद रखना है कि क्या-क्या नोन है, क्या-क्या अननोन है और किससे क्या निकलता है।
तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसके बेसिस पे ही ये न्यूमेरिकल डिज़ाइन किया हुआ है कि एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर अपर्चर बोला है, तो ये फिगर को हम लोग सम देख लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगुलर अपर्चर है हमारे पास और दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी है। तो ये ए डायमेंशन है और ये बी डायमेंशन है इसका। ए क्रॉस बी डायमेंशन है। अभी हमें इससे पैटर्न फंक्शन निकालना है प्रिंसिपल प्लेन में, हाफ पावर बीम विड्थ निकालना है, फर्स्ट नल के लोकेशन निकालने हैं, लेवल ऑफ फर्स्ट साइड लोब निकालना है। तो हमने पिछले डिस्कशन में सब देख लिया था कि पैटर्न फंक्शंस से हमें अगर एक्स जेड और वाई जेड प्लेन में निकालना है तो ये डेरिवेशन हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग फिर से नहीं करेंगे, हम लोग वो रिजल्ट सीधे सीधे ले लेंगे। तो एक्स जेड और वाई जेड में हमें पिछले डेरिवेशन के एक्सप्रेशंस यूज कर लेंगे। तो अभी बोला है कि यूनिफॉर्म फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जो ये है फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारे अपर्चर पे, उसको 1 ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। बस 1 ले लिया तो नॉर्मलाइज़ हो चुका है वो। अब पैटर्न फंक्शन निकालना है एक्स जेड प्लेन में, फाई इक्वल टू 0 पहला वाला एक्सप्रेशन है, उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला वाला फंक्शन जो सी1 है वो ये आपका क्या हो गया, ये f1 f2 जो था और f1 था दोनों ही इक्वल टू 1 हो गए। तो ये 1 हो गया इधर, ये भी 1 हो गया इधर। पहला वाला इंटीग्रल -b/2 से b/2 इंटीग्रेट हो रहा है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो b बन जाएगा। सेकंड वाला इंटीग्रल -a/2 से a/2 इंटीग्रेट हो रहा है, 1 ई पावर ये बीटा साइन थीटा करके आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला इंटीग्रल आपको दिख बहुत कॉम्प्लेक्स सा रहा होगा ये, लेकिन ये मिला-जुला के ई पावर fx है। और ई पावर fx के लिए आप इसमें f डैश x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आप इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये जे बीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने से आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो आपको इस साइन फाई बाय फाई का जैसा कुछ रिलेशन मिलेगा जिसमें फाई आपका पाई ए बाय लैम्डा साइन थीटा है। ये इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ट्राई। बहुत बहुत अच्छा सा इसका फॉर्म आएगा आपके पास ये इंटीग्रेशन का। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए बी साइन फाई बाय फाई, फाई का वैल्यूज ये है। तो हमारा एफ एग्जैक्ट फील्ड में हमें मिल गया। और सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व करने जाओगे तो ये रिजल्ट्स बस पलट जाएंगे। उस केस में आपको मिल जाएगा ये ए बी फाई डैश बाय फाई डैश, और फाई डैश आपका इक्वल टू पाई बी बाय लैम्डा साइन थीटा आएगा। तो ये आपको सेकंड वाले इंटीग्रल के लिए मिलेगा, ट्राई कर सकते हो आप। और ये जो डेरिवेशन है ये हमने पहले कर लिया था इसलिए हमने फिर से नहीं किया है। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, अब आपके पास फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है और हम आपको बोल रहा है कि हाफ पावर बीम विड्थ निकालना है। तो ये वाला चीज़ हमें पता है ना। अब ये आपका पैटर्न फंक्शन, इसको आप इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये ए बी होता है इसका। इस पे आप अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू देखोगे पैटर्न फंक्शन का तो ये ए बी होगा। तो आपको अगर हाफ पावर निकालना है तो आप ए बी साइन फाई बाय फाई इक्वल्स टू इसका हाफ पावर निकाल लेना है तो ए बी बाय रूट टू। ऐसे इक्वेट करोगे ए बी कट जाएगा तो साइन साई बाय साई एट हाफ पावर इज इक्वल्स टू 1/√2 ये आ जाएगा। अब इस चीज को आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। एक ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, दूसरा ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल्स टू x/√2 का। ऐसे एक ग्राफ सा ये आएगा और y इक्वल टू x/√2 ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा।
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर आप साई का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो ये मंडेन मैथ्स है, बस लिखने वाला बात है। फिर इवैल्यूएट कर दोगे आप तो ये साइन थीटा स्मॉल वैल्यूज के लिए थीटा के बराबर ही होता है और आपका सा वैल्यू मिल जाएगा आपका हाफ पावर बीम विड्थ का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 लैम्डा बाय ए करके आ रहा है। और यहाँ ये ध्यान रखना कि बुक में जो एग्जांपल है वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, इसलिए ये 0.88 50 के बराबर वैल्यू बराबर पहुंच गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा पार्ट में किसी को कोई डाउट है? सुबह दो सब क्वेश्चन है, उनको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको लोकेशन ऑफ फर्स्ट नल बोला है। फर्स्ट नल हमें पता है कि ये जो पैटर्न फंक्शन आया, इसको आप ज़ीरो लाना है। तो इसको ज़ीरो कब आएगा? जब जो साई का वैल्यू है, आप साइन थीटा जब ज़ीरो होगा, साइन साई इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो कब होता है? साई इक्वल टू पाई पे। तो पाई का वैल्यू पुट करोगे तो आपको ज़ीरो मिलता है, तो आपको पर्सनल आपका साई इक्वल टू पाई पे मिल गया। अब साई इक्वल टू पाई पता है, तो साई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू पाई, और थीटा निकाल लेंगे हम लोग, जो कि लैम्डा बाय ए आ जाएगा रेडियंस में। और फर्स्ट साइड लोब निकालने के लिए क्या करेंगे? साइड लोब्स कैसे होते हैं? ऐसा 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 दिखता है ना। तो पहला वाला तो 1 होता है, ये भी मैक्सिमा है। हमें सेक जो मेन लोब है, अब साइड लोब के लिए हमें सेकंड वाला मैक्सिमा निकालना है। तो हम लोग जो पैटर्न फंक्शन आया है हमारा, उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो उस केस में हमें साइन को का डेरिवेटिव क्या होता है? ये साइन साई बाय ये वो आपका फॉर्मूला है ना, डी यू बाई वी बाय एक्स वाला, जो यू बाय वी का इंटीग्रल होता है, तो यू डैश वी माइनस वी डैश यू बाय वी स्क्वायर इक्वल टू ऐसा। ये ये फॉर्म ऐसा आपको डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव निकालोगे तो ये साइन साई बाय साई के लिए आपका जो टेस्टिंग कंडीशन आएगा वो होगा tan साई वन बाय साई वन। और अगेन ये tan साई वन इक्वल टू साई वन को आप वैसे ही सॉल्व करोगे। अ, जो tan के ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे करके ग्राफ चाहते हैं ना। और फिर आप x इक्वल टू वाई का प्लॉट बनाओगे, यहाँ जहाँ पे इंटीग्रेट ये कट आएगा, ये वैल्यू पे आपको एक्स एक्सिस पे आपको साई का वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे आपको साई का वैल्यू 1.437 करके आएगा। तो साई का वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको साइड लोब का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिला है, 20 लॉग ले लोगे तो आपको डीबी में भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पहला साइड लोब है, अगर मेन लोब 0 डीबी पे था, तो पहला साइड लोब -13.3 डीबी पे है। तो ये हमें लेवल ऑफ साइड लोब भी मिल गया। वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है ये एग्जांपल, काफ़ी सारा स्टेप्स है बस। इसमें से ये 2 पार्ट से भी अगर किसी को कोई डाउट है, अगर या फिर आप जो भी डिस्कस हुआ आज के क्लास में उससे कोई डाउट है, तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। 2-3 मिनट डेफिनेटली रुक के हम रुक जाते हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो। और वरना हम लोग आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म हो जाता है, इस कोर्स से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी। तो हमारा एंटेना थ्योरी अभी खत्म हो गया। किसी को कोई अगर डाउट है कि थ्रू आउट द कोर्स आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो।
और एक क्लास और हम लोग रख लेंगे बस यूँ ही डिस्कशन के लिए और थोड़ा-सा कंप्यूटेशनल मेथड्स का इंट्रोडक्शन उदय सर ने बोला था कि हम देख लें, तो वो कर लेंगे। कि अगर डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग फॉर थ्रू दिस कोर्स। एक बार और मिलेंगे हम लोग, तो कायदे से थैंक यू उस वक़्त भी कर देंगे आपको हम। क्लास एंड करते हैं आज के लिए। ओके, थैंक्स एवरीवन।